नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका। निकाय चुनाव के नतीजों ने उड़ाई भाजपा की नींद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की 2 मांगों पर झुक गई है सरकार। 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को होगी चर्चा। तो दोस्तों, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार और किसानों की ये बड़ी जीत मानी जा सकती है। 2 मांगे मान ली गई हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भाजपा गो बैक के लग गए नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए या नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं के नजदीक कृषि कानूनों पर हजारों की तादाद में एकजुट होकर किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पड़ोसी हरियाणा के नगर निगम चुनावों में झटका लगा है। सत्ताधारी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में मेयर पद से हाथ धोना पड़ा है। राज्य चुनावों के साल भर बाद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेरा में हार गई है। रविवार को अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी के धारूहेरा और रोहतक के सांपला और हिसार के उकलाना में स्थानीय चुनाव हुए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। कांग्रेस ने 14,000 वोटों के अंतर से सोनीपत में जीत दर्ज की है। निखिल मदान सोनीपत का पहला मेयर होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लोगों के गुस्से के चलते बीजेपी की यह हार हुई है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा 8,000 वोटों से जीत के बाद मेयर बनने जा रही हैं। वह एचजेपी चीफ और पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। उनके बेटे मनु शर्मा जेसिका लाल हत्या केस में सजा सुनाई गई थी। हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने पंचकुला नगर निगम के मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही बीजेपी को रेवाड़ी नगर परिषद के प्रधान पद पर भी जीत मिली है, जबकि 3 सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीते हैं। रोहतक के सांपला नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर बीजेपी उम्मीदवार सोनू को निर्दलीय पूजा ने बड़े अंतर से शिकस्त दी है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस यहां सिंबल पर नहीं लड़ी थी। जबकि उकलाना में नगर पालिका चेयरमैन के लिए निर्दलीय सुशील साहू विजयी रहे हैं। उन्होंने जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की 2 मांगों पर झुकी सरकार, 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह बेलरी ने कहा कि सरकार ने पराली और बिजली से जुड़ी 2 मांगे मान ली हैं। सरकार इन दोनों से जुड़े प्रावधान वापस लेने को सहमत हो गई है। बाकी 2 मांगे कृषि कानून निरस्त करने और एमएसपी पर गारंटी पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। आज की बैठक में जिन 4 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें 2 मुद्दों का हल निकल गया है। जिन 4 मुख्य मुद्दों पर बातचीत चली वे हैं: पहला, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। दूसरा, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए। और तीसरा, एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत कार्रवाई के दायरे से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी गो बैक के लगाए नारे। जी हाँ दोस्तों, असम के होजोई जिले कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों नेताओं और सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, बेरोजगारी और किसान विरोधी कानून की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने होजई के शंकर देवनगर में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के सामने धरना दिया। इन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बीजेपी गो बैक, सोनोवाल सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शीलादित्य देव मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों को आवश्यक मूल्यों में वृद्धि के लिए जमकर लताड़ा है। माल, ईंधन, बेरोजगारी की समस्या को हल करने में नाकाम रही बीजेपी सरकार और विवादास्पद कृषि कानून पर विवाद के लिए राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई है। 35 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी से कांग्रेस के नेताओं ने जनता पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। जनता के हक को छीनने के बारे में भी बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें स्थिति को नियंत्रित करने और आम आदमी को राहत देने में पूरी तरह से विफल रही है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के रूप में सनसनीखेज स्थिति बदल गई। डॉक्टर सदनेक सिंह ने हमारे ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। होजई जिला कांग्रेस के महासचिव विजय चक्रवर्ती ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं, बेरोजगारी और किसान अधिनियम की कीमतों में बढ़ोतरी के
संबंध में एक ज्ञापन डीसी को सौंपना था, जिसे राज्यपाल को भेजा जाना था, लेकिन डीसी ने हमारे ज्ञापन को स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बार बार अनुरोध के बाद भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति से बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग की। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तत्काल हटाने की मांग की। राज्य सरकार और धनखड़ के बीच कानून व्यवस्था, बंगाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं से लेकर प्रशासनिक कामकाज को लेकर वाद विवाद रहा है। पत्र में राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल कार्यालय के शपथ के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को इस मामले पर एक ज्ञापन भेजा। रॉय ने कहा, हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव में विफल रहे हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का उल्लंघन किया गया है। रॉय के अलावा तृणमूल के लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ज्ञापन के अन्य हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिन्होंने धनखड़ को कार्यालय से हटाने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए धनखड़ को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर भड़के शरद पवार, कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के प्रयासों में भाजपा को कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। पवार ने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल हो चुके हैं। उन्हें भाजपा 2 महीने में सरकार गिरानी थी, फिर उन्हें 6 महीने में ऐसा करना था, फिर 8 महीने में, लेकिन कुछ नहीं होगा। यह सरकार स्थिर है और कार्यकाल पूरा करेगी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की एमवीए सरकार ने पिछले महीने 1 साल पूरा कर लिया। गठबंधन के भागीदारों के बीच वैचारिक दूरियों के कारण इस अवधि में भाजपा के कई नेता ऐसे कहते रहे कि यह सरकार नहीं चल पाएगी। भाजपा और शिवसेना 2019 के विधानसभा चुनाव में साथ थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के बाद दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि पवार ने ही शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रह चुके कदावर नेता पवार राज्य में ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज के लिए मार्गदर्शक के तौर पर देखे जाते हैं। शिवसेना के नेता और सामना के संपादक संजय राउत की पत्नी वर्षा को ईडी के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, यह सत्ता का दुरुपयोग है। ईडी ने पीएमसी बैंक से जुड़े 4,300 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए वर्षा को तलब किया है। पवार ने कहा कि उन्होंने एक बार मुझे भी नोटिस देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। मैं बैंक के बोर्ड का सदस्य भी नहीं था और न ही बैंक में मेरा कोई खाता है। पिछले साल ईडी ने महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाले के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था और पवार, उनके भतीजे अजित पवार तथा अन्य की भूमिका एजेंसी की जांच के घेरे में आई थी। ईडी ने पवार को समन नहीं किया, लेकिन राकांपा अध्यक्ष ने उस समय जोर दिया था कि वह जांच एजेंसी के कार्यालय जाएंगे। कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राज्य पुलिस ने पवार को मनाया, जिसके बाद उन्होंने कार्यालय जाने का विचार छोड़ दिया। शिवसेना लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अनुचित तरीके से उसके नेताओं को निशाना बना रही है। हाल में राकांपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खड़से को भी पुणे में भूमि के सौदे में धनशोधन की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। पिछले महीने ईडी ने धनशोधन के मामले में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के परिसरों पर छापेमारी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों से नहीं ली गई थी सलाह, आरटीआई में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित करने से पहले हितधारकों के साथ कई परामर्श किए थे, लेकिन एनडीटीवी द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में सरकार का कहना है कि इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है। बताते चले कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को पारित करवाने से पहले परामर्श नहीं लेने का आरोप लगाते हुए लगातार विपक्ष और किसान संगठन आलोचना कर रहे हैं। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा था कि इन कानूनों पर देश में बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई समितियों का गठन किया गया था, जिसके बाद देश भर में कई परामर्श आयोजित किए गए थे।
इस महीने की शुरुआत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कृषि कानून पर हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रम किए गए थे। उन्होंने कहा था कि 1.37 लाख वेबिनार और प्रशिक्षण जून में आयोजित किए गए थे और 92.42 लाख किसानों ने भाग लिया था। इसी तरह सरकारी सूत्रों के एक नोट के अनुसार इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक आउटरीच और परामर्श नहीं किया है। नोट के माध्यम से यह भी बताया गया कि कुछ प्रगतिशील किसानों और जानकार मंडी अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों के साथ कई बैठकें हुई थी। मंत्रालय ने एक प्रमुख किसान संघ से भी परामर्श किया था और यहां तक कि उनकी प्रतिक्रिया के बाद अध्यादेश में बदलाव भी किया गया था। एनडीटीवी की आरटीआई क्वेरी की प्रतिक्रिया हालांकि इन दावों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश घृणा की राजनीति का केंद्र बन गया है। 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने पत्र लिखकर कहा है कि विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर भी शामिल हैं। पत्र के माध्यम से उन लोगों ने मांग की है कि अवैध अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है। पत्र में कहा गया कि यूपी, जिसे कभी गंगा जमुना तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गई है, जो भारतीय बस एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं। पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है, जिसमें इस महीने के शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का जिक्र किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों को कथित रूप से बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, यह अक्षम्य है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपत्ति से पूछताछ करती रही, जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया था। पिछले हफ्ते यूपी के बिजनौर में 2 किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, जहां लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया। एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की को जबरन शादी करने की कोशिश करने के आरोप में 1 हफ्ते से अधिक समय से जेल में रखा गया था। हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था। साथ ही पत्र में लिखा गया है कि अत्याचार कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना जारी है। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं, जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही बात कहा था। अंतरजातीय दंपति को फिर से मिलाने के लिए कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पर बरसे शरद पवार, बोले कृषि कानून थोपा गया, दिल्ली में बैठकर खेती नहीं समझी जा सकती। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच एनसीपी चीफ और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से विचार विमर्श किए बिना ही कृषि संबंधी 3 कानूनों को थोप दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर खेती के मामलों से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि इससे सुदूर गांव में रहने वाले किसान जुड़े होते हैं। सरकार कृषि की समझ वाले नेताओं को बातचीत के लिए आगे करे। दिल्ली की सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत भी हुई, जो बेनतीजा रही। अब शरद पवार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए गठित 3 सदस्यीय मंत्री समूह के ढांचे पर सवाल उठाया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे नेताओं को आगे करना चाहिए जिन्हें कृषि और किसानों के मुद्दों के बारे में गहराई से समझ हो। शरद पवार ने कहा कि सरकार को विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लेने की जरूरत है और पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों के आंदोलन का दोष विपक्षी दलों पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन करने वाले 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक में सरकार किसानों के मुद्दों का समाधान निकालने में विफल रहती है, तब विपक्षी दल बुधवार को भविष्य के कदम के बारे में फैसला करेंगे। अगर किसान सरकार की प्राथमिकता होते तब यह समस्या इतनी लंबी नहीं खींचती। अगर वे कहते हैं कि विरोध करने वालों में केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तब सवाल यह है कि क्या इन्होंने देश की संपूर्ण खाद्य सुरक्षा में योगदान नहीं दिया। यह पूछे जाने पर कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार कृषि सुधार चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव में ऐसा नहीं कर सके। एनसीपी नेता ने कहा कि वे निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में कुछ सुधार चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरह से बीजेपी सरकार ने किया है। पवार ने कहा कि उन्होंने सुधार से पहले सभी राज्य सरकारों से संपर्क किया और उनकी आपत्तियां दूर करने से पहले आगे नहीं बढ़े।